यस या नो, फटाफट से जवाब दो कि यस सर वॉइस आ रही है। रेशियो प्रपोर्शन हम पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और काफी मैं सीरियस हूं इस टॉपिक के लिए। आप सभी विद्यार्थी भी बेहतरीन चीजें पढ़ रहे होंगे और जो कल मैंने सिखाया उसका रिवीजन भी आप प्रॉपर्ली कर रहे होंगे। आगे अगले पॉइंट पर आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर टॉपिक जो कल चल रहा था, शायद लास्ट टॉपिक हमारा प्रोपोर्शन चल रहा था, राइट। प्रोपोर्शन चल रहा था जहां पर हम मिड प्रोपोर्शन, मिक्स प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, समानुपात के बारे में हम बातें कर रहे थे, जहां पर हमारे पास कुछ शायद मध्य अनुपात, वध्य अनुपात, ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। यही था ना लास्ट। हाँ, तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं और चीजों को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, क्या ये वाला एग्जाम्पल हमने किया है क्या? 2 3 30 35 में क्या जोड़ा जाए, ऐसा कुछ किया है अपन ने? 2 3 30 35 में क्या जोड़ा जाए, ये एग्जाम्पल लिया है क्या मैंने कल, जिसमें वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाना था, जिसमें वो एग्जाम्पल लिया हुआ था क्या? हाँ बताओ, जल्दी बताओ। ये एग्जाम्पल ले रखा है क्या मैंने? 2 3 30 35 वाला अभी नहीं लिया है ना? अरे ये क्वेश्चन ले रखा है क्या आपने नोट्स में? नहीं लिया ना? नहीं, चलो ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन पहले फटाफट से ये करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। एक एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूं कि भैया आपके पास संख्याएं हैं, एक्स को 2 3 30 35 में जोड़ा जाता है। यदि एक्स को 2 3 30 35 में जोड़ा जाता है, 30 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है, जिससे संख्या सतत अनुपात में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बन जाए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बन जाए। तो x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्य अनुपात, तो x प्लस 7 व x माइनस 2 का मध्य अनुपात क्या होगा? माध्य अनुपात, यानी कि मिड प्रपोर्शन क्या होगा? ये क्वेश्चन ही करो फटाफट, जिसमें आपके माध्य अनुपात आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, करिए। अगला क्वेश्चन भी लेंगे अब। तो अगर हम बात कर रहे हैं सर 2 और 3 में क्या जोड़ा जाए, 2/3 30/35, अगर हम बात करते हैं कुछ जोड़ने की, कुछ जोड़ने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे तरीके को नहीं अपनाते। हम देखते हैं कि सर डिफरेंस कितना आ रहा है, बोले सर 1 आ रहा है। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, बोले सर 5 आ रहा है। तो बस ऊपर वाले न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 प्लस का 5x बराबर 30 प्लस का x, 4x बराबर आपका 20 हो गया, x बराबर आपका 5 हो गया। तो हमारे पास क्या स्थिति हो जाएगी कि भैया देखो ये हो जाएगा 5 और 7 12, और 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 गया तो 3,
तो 12 या 36, अंडर रूट 36 का हो जाएगा 6, क्योंकि रूट ए बी होता है। इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना था। हाँ चलिए सर, हो गया है ये टाइप। संतोष टाइप की बात नहीं कर रहा था, क्वेश्चन की बात कर रहा था। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने कल किए थे उनमें शायद हमने ये किया था कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। अब उन्हीं क्वेश्चन के बिहाफ पर मध्यानुपात निकालना भी सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इस तरह का एक एग्जांपल है जिससे कि आपको कल की थोड़ी सी चीजें रिवाइज हो सके। बाकी अपना कोई खास उद्देश्य इसमें नहीं छिपा हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, क्योंकि हमने कल आपको मिड प्रोपोर्शन पढ़ाए ना, तो हर तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि 3+√2 व 3+√2 व 12-√32 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा। मध्यानुपात क्या होगा, बताइए। तो जब आप ऐसे प्रश्न को देख रहे हैं, जैसे कि आपको 3+√2 दिख रहा है, ये आपका ए है, और ये आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैंने सिंप्लीफिकेशन में सब सिखाया भी है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको टेंशन नहीं लेनी है, वो दोबारा पढ़ाया जाएगा। 16×2 = 32 का, यानी कि 4√2। अब 4 कॉमन ले लिया तो यहां से कितना आया, 3 माइनस का √2। अब बात बन गई ना कि अगर आप रूट ए भी निकाल रहे हो तो 4 तो ये बाहर ले लिया मैंने, 3+√2 एक बार और 3 माइनस का √2 एक बार, तो अंडर रूट 4a² माइनस का b²। तो 7 चौके 28, यानी कि 2√7 आपका आंसर आ रहा है, और उम्मीद करता हूं सही भी आंसर होना चाहिए ये। हाँ, तो 2√7 आपका राइट आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्रपोर्शन के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं 0.36 और 0.48 का तीसरा अनुपात बताइए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 0.36 व 0.48 का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। 0.36 और 0.48 का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा, बताएंगे आप। तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर अगर आप थर्ड प्रपोर्शन निकालना चाह रहे हैं तो थर्ड प्रपोर्शन बराबर हो जाएगा 0.48 इंटू 0.48 अपॉन 0.36, दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या। तो यहां हम देखेंगे 12×36, 12 चौके 48, ये हो गया 16×48, 16 चौके 64, यानी कि 0.64 आपका क्या हो जाएगा, थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा। 0.64 आपका थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा। और कैसे प्रश्न आते हैं, और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूं सब जरूरी हैं, और रेशो अपने आप में क्लासिक चैप्टर है। अभी आपको कुछ भी नहीं कराया, अभी तो शुरुआत हुई है रेशो की। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं यूं रख रहा हूं कि 12.8 और 64.8 का मध्यानुपात x है। x जो है वो 12.8 व 64.8 का मध्यानुपात है।
यानी कि मीन प्रपोर्शन है। ठीक है, और y जो है 38.4 व 57.6 का तृतीय अनुपात है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो 2x और y किसके बराबर है? करो। कि भाई x जो है वो मिड प्रपोर्शन है 12.8 64.8 का, और y जो है वो थर्ड प्रपोर्शन है, तो आपको 2x अनुपात y निकालना है। करिए। तो क्या हम x को निकाल सकते हैं क्या? मध्यानुपात कैसे निकालते हैं? √AB 12.8 मल्टीप्लाई 64.8 12.8 या 128 इंटू 648/100। अगर मैं यहां दो उधार ले लेता हूं तो 256 324/100 फायदा 256 का 16 और 324 का 18/10। 16 अट्ठे 128, 16 एकम 16 और क्या कहते हैं 12 28, तो 28.8 तो आपका क्या निकल कर आ गया दोस्तों? 28.8 तो आपका x निकल कर आ चुका है। इसको 2 से गुणा कर भी लेना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब अगर आप तृतीय अनुपात निकालोगे y की वैल्यू जो कि क्या होगी 57.6 इंटू 57.6 बटे 38.4, तो जानकर के अच्छा लगने वाला है कि ये तो 2 बार चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो अल्टीमेटली 38.4 और 57.6 का रेशो बचा, पॉइंट से पॉइंट चला गया। ठीक है, ठीक है सर। 24 एकम 24 और 24 छिकी 144, ये 24 बार 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 2:3 आ रहा है, तो जिसका भी आंसर 2:3 आ रहा होगा वह सही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या ये क्लियर हो रहा है कि एग्जाम में आपको किस तरह के प्रश्न मिलेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करना है? अगर हाँ तो एक बार यस लिख दीजिए। ये आपका प्रपोर्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, मध्य अनुपात प्रथम अनुपात, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं प्योर तरीके से। अगला प्रश्न और भी मैं दूंगा जिससे कि आप एक परफेक्ट एग्जांपल्स और ले जाएं, अपने नोट्स में लिख पाएं कि भैया 24 और 150 के मध्य अनुपात, 24 व 150 के मीन प्रपोर्शन तथा 24 व 150 के मध्य अनुपात तथा 12 एवं 6√5 के तृतीय अनुपात के थर्ड प्रोपोर्शन के मध्य रेशो क्या होगा? तो दोनों को निकालकर उनका रेशो निकालना है बस। सर मैं क्लास को रात में पढ़ता हूँ, कोई इशू तो नहीं होगा ना? जॉब करता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता। नहीं, इशू तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब क्या कर रहे हो तुम क्लास में, ये बताओ पहले।
अभी यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तो जॉब पे होना चाहिए। तो 24 और 150 का मध्य अनुपात कैसे निकालोगे? √24 और 150, इसको आप 24 300/2 भी लिख सकते हो। 3600 का कितना हो जाएगा? 60। और 12 और 6√5 का, तो 6√5 गुणा 6√5/12, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 5 तिया 15। तो जो अनुपात आ रहा है वो 4:1 आ रहा है दोस्तों। क्या आपको अब परफेक्टली समझ में आ गया है क्या कॉन्सेप्ट? अब हम आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आप भी अपने मेरे साथ में ही चीजों को समझ लें और आगे के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाएं। आगे हम स्टार्ट करते हैं चीजों को। चलें, ये हमने प्रपोर्शन के बारे में समझाया, जहां पर हमने जो मेन चीज थी जिसपे पेपर में प्रश्न बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। और अब हम आगे चलते हैं और अगली चीजों की तरफ, जहां और ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। अब रेशो के बारे में दोबारा से जानेंगे, है ना। उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं कि हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के बारे में सुना है ना। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको हम बोलते हैं योग अंतरानुपात, योग अंतरानुपात। ठीक है, इसको हम बोलते हैं योग अंतरानुपात। ठीक है, योग अंतरानुपात का क्या लॉजिक होता है मेरे दोस्तों? जैसे कि कभी a+b और a-b दे रखा है और आपको ये दे रखा है c और d के बराबर, तो आपका ये लॉजिक कहता है कि आप यहां योग अंतरानुपात लगा दो, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार आप जोड़ सकते हो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सिमिलरली c प्लस का d और c माइनस का d, ऐसे आपको करना है। तो यहां हम जब देख रहे हैं तो a प्लस का b प्लस a माइनस का b और a प्लस का b माइनस a माइनस का b, जैसा आप करोगे ना मेरे दोस्तों वैसा ही आपको फल मिलने लगेगा। b से b कट गया और a से a कट गया, यानी कि ये 2a और 2b हो गया बराबर c प्लस का d और c माइनस का d। तो 2 से 2 कट जाता है, यानी कि a और b का डायरेक्ट रेशो आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से निकाल सकते हैं। सर जो ये चीज आप प्रूव करके बता रहे हो ना, ये समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब आपको मैं यही समझाना चाहता हूं कि ये रिलेशन ही इस तरह से एस्टेब्लिश है। ठीक है, तो अगर इसका हम एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया x प्लस का y और x माइनस का y बराबर मैंने लिख दिया 7/3। तो लॉजिक बहुत क्लियर है कि जहां पर ये a प्लस बी a माइनस बी ले रहे थे और उसकी a और b का रेशो इस RHS को प्लस माइनस करके निकाल रहे हो आप, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि x और y का रेशो 7 में 3 जोड़ दूं और 7 में से 3 घटा दूं। हमेशा ध्यान रखना प्लस वाला ऊपर रखना, वो अपने आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो सर ये आ रहा है सर 10/4 और 5/2। और आप ये कॉन्सेप्ट को यहां से भी समझ सकते हो कि आपने ए और बी रेशो निकाला है, यहां से ये डायरेक्ट बनाया आपने, तो आपने देखा ए और बी का c प्लस डी सी माइनस डी हो जाएगा, तो x और y का 7 + 3 और 7 - 3 हो जाएगा 5/2। एक बार और समझ लो कि आपको अब आपके सामने प्रश्न में ऐसे देके रखूंगा आपको और आंसर में ऐसे निकाल के रखूंगा आपको, तो आप इस चीज को समझिए। हाँ, ये बीच के प्रोसेस को दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, अगला देता हूं, देखो मैं कभी कहता हूं 2a प्लस का 3b, ऐसे भी तो बोल सकता हूं मैं,
और 2a माइनस का 3b, और ये मैंने आपको बोल दिया मेरे पास ये 9/5 के बराबर है। सुन रहे हो? तो आप मुझे निकाल के बताओ a अपॉन b कितना होगा। तो अब यहां पर भी आपको दिमाग लगाना है, देखे कौन लगाता है। मेरी नोज बोन इंक्रीज हो गई है। टेंशन मतलब कोर्स पढ़ लो, फाउंडेशन सब क्लियर हो जाएगा आपका, आपको कोई टेंशन नहीं होगी जिंदगी में। हाँ चलिए, अपना फाउंडेशन उसको भी क्लियर कर देगा। तो हम यहां क्या कहते हैं सर, 2a है, तो यहां जो संख्या है ना वो पूरा लेना पड़ेगा बाय कोफिशिएंट। तो 2a और 3b का रेशो किसके बराबर होगा, 9 और 5 14, और 9 में से 5 गया तो 4। तो 2a/3b बराबर 7/2, और यहां से a और b का रेशो आया 21/4। ध्यान रहे बात, क्योंकि आता कोफिशिएंट के थ्रू ही है कि अगर मान लो ये अपने आप में x है तो x पूरा आएगा ना। जैसे कि अगला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 3a प्लस का 2b अपॉन 3a माइनस का 2b बराबर 5/2 है। बताओ, तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं तो अब आप तुरंत देख के पहचान जाओगे सर एक तो जादू हो गया हमारे लिए, स्पीड भी फास्ट हो गई कि 3a/2b का रेशो 5 और 2 7, और 5 में से 2 गया तो 3। तो a और b का रेशो 14/9। नोट करिए। क्लियर है भाई? क्लियर है बॉस? बता दीजिए आप। मजा आ गया? अगला एग्जांपल और ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 3b माइनस का 4a अपॉन 3b प्लस का 4a बराबर 1/2। तो बताइए a/b क्या होगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि सर माइनस ऊपर है, तो मैंने अभी क्या समझाया था कि सबसे पहले तो प्लस करो, और अगर प्लस कर रहे हो तो 3b ऊपर आ जाएगा, 4a नीचे आ जाएगा, 2 + 1 3 ऊपर आ जाएगा, 2 - 1 1 नीचे आ जाएगा। तो b और a का जो रेशो है वो 4/1 होगा, तो a और b का जो रेशो होगा वो 1/4 होगा। तो आपको ये थोड़ा सा मैंने लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बनाया था जिससे कि आप फंसे, और जो फंस गया वो फंस गया। तो ये है कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो आप ये कभी भी लगा सकते हैं, आपके बहुत काम की चीज है, आप इसका उपयोग करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम भी चाहते हैं आप सीखें। चलिए, अब मैं आगे की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ आ जाओ। चलो, गेट रेडी। मैपिंग, मानचित्र, मापन, पैमाना। मेजरमेंट, स्केलिंग।
जब कभी भी बड़े बड़े मानचित्र लिखे जाते हैं, कभी भी आपने कभी मानचित्र देखा है, कोई कोई भी आपने एक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मैप देखा है? कभी आपने किसी ने मैप देखा है क्या? तो आप मुझे बताओ कि पूरे वर्ल्ड का मैप एक पन्ने पर कैसे आ गया? कोई बता सकता है आप में से कि पूरी दुनिया इतने हजार किलोमीटर लाख किलोमीटर में फैली हुई है, उसका मैप एक एक पन्ने में कैसे आ गया? तो गुरुजी इसी को ही तो मैपिंग कहते हैं, इसी को ही तो मैपिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो नक्शे के अंदर आप ये देखते होंगे कि एक पन्ने में आप पूरे की पूरी जगह को फंसा सकते हैं और वहां पर आप बिल्कुल बाकायदा डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने मेजरमेंट पैमाना माना हुआ है। मेजरमेंट पैमाना को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके रेलवे में बहुत पूछा गया था। एनटीपीसी से शुरुआत हुई थी ऐसे क्वेश्चनों की, और ये अद्भुत क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में इस तरह के प्रश्नों को सैल्यूट किया जाता है। आइए जरा समझाते हैं आपको। आपको बोल दिया गया कि आपका जो पैमाना चल रहा है वो पैमाना ऐसे चल रहा है, 1 बराबर 20,000, बस ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको यहां बोला गया कि 1 सेंटीमीटर स्केल को मैप में, 1 सेंटीमीटर स्केल को मैप में 4 किलोमीटर कहा गया है। 4 किलोमीटर कहा गया है। तो या आप तो क्या लिख रहे हो, कुछ भी ऐसे ऐसे बोल दो कि पैमाना दे दिया आपको, आपसे बोला जा रहा है ए और बी, ए व बी दो प्लेस हैं, दो स्थान हैं के बीच दूरी, के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर मैप में दर्शाई गई है। मतलब मैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी दो प्लेस होंगे किसी भी, ठीक है, तो वो उनके बीच की जो दूरी है ना वो 4 सेंटीमीटर मैप में दिखा रहा है, वो 4 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो एक्चुअल डिस्टेंस उनके बीच में क्या होगी? एक्चुअल डिस्टेंस उनके बीच में क्या होगी? एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की वास्तविक दूरी बताओ। पैमाना आपको ये माना हुआ है, स्केल आपकी ये मानी हुई है मैप में 1:20,000। तो आंसर दीजिए आप। तो आपसे मैं पूछता हूं, ये जो 1:20,000 है, क्या ये किसी की इकाई होती है क्या? जो 1:20,000 है ये किस इकाई में होता है, आप बता सकते हैं क्या? तो आपको मैंने इसलिए कहा था कि रेशो की कोई इकाई होती ही नहीं है, रेशो की कोई इकाई होती ही नहीं है। तो इकाई नहीं होती तो हमें यहां रिलेशन किसका चाहिए? हमें रिलेशन चाहिए सेंटीमीटर टू किलोमीटर। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में निकालनी है तो भाई, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में निकालनी है तो आप लिख लीजिए साइड में किलोमीटर। तो हमें सेंटीमीटर टू किलोमीटर चाहिए, तो हमें स्केल को क्या करना पड़ेगा कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो उसका जो पैमाना लिया जा रहा है वो 20,000 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब इकाई की बात करते हो आप, तो जो अगर सेंटीमीटर यहां ले रहे हो तो ये भी तो सेंटीमीटर में होगा। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे दिया मैंने, यानी कि 200 मीटर हो गया। और 1 सेंटीमीटर को मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दिया मैंने, यानी कि 0.2 किलोमीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 0.2 किलोमीटर है। तो आपको 4 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी निकालनी है, तो 4 से गुणा कर दूंगा। 4 से गुणा करने पर 0.8 किलोमीटर हो जाएगा। 0.8 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता नहीं नहीं मीटर में बताओ, कि सेंटीमीटर से मीटर में बताओ, तो आपका आंसर क्या होता? 800 मीटर।
तो ये आपके दोनों आंसर हो गए अगर वास्तविक दूरी किसी में भी पूछ ले आपसे। स्केलिंग कहते हैं इसको भाई, इस नाचीज को स्केलिंग कहा जाता है। तो 0.8 किलोमीटर को 800 मीटर भी कहते हैं, और ये रेशो का ही एक हिस्सा है देखा जाए तो, बेसिकली कोई अलग से चैप्टर में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और देता हूं, अगर मैं कहीं स्केलिंग कर रहा हूं मेरे दोस्तों, एक अनुपात मैंने लिख दिया 3500, केवल यही लिख रहा हूं, और मैंने बोला कि ए व बी के बीच की दूरी मैप में, ए और बी के बीच की दूरी मैप में 8 सेंटीमीटर दे रखी है। आठ सेंटीमीटर दर्शाई गई है, ठीक है। तो ए व बी की एक्चुअल डिस्टेंस मीटर में कितनी होगी? बताएं, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी मीटर में? तो कैसे करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको पता लग भी रहा होगा कि एक बराबर 3500 है, तो अगर आप एक सेंटीमीटर की बात करोगे तो ये भी तो 3500 सेंटीमीटर ही होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्यों 100 का भाग दे देता हूं, तो ये एक्चुअल में 35 मीटर के बराबर हो गया। ये तो मैप की है और ये एक्चुअल है, तो आपको 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है, तो 8 से गुणा कर दूंगा डायरेक्टली, यानी कि कहानी क्या बन जाएगी, 7 × 4 = 28, 280 मीटर, यानी कि मैप में जो डिस्टेंस है वो 280 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भैया? बताओ फटाफट से। अगला एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर आगे प्रस्थान करेंगे कि आपकी जो अनुपात दे रखा है, 1:45,000 गिवन है, ए और बी की डिस्टेंस मैप में 0.7 सेंटीमीटर है मैप में, तो ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगी बताओ? मीटर में बात कीजिए, मीटर किलोमीटर दोनों में आंसर दे दो।
तो कहानी क्या कह रही है भैया कि सर अगर आप 1 सेंटीमीटर की ही बात कर रहे हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 45,000 सेंटीमीटर के। मैंने 1 सेंटीमीटर को किस में बदल दिया, 450 मीटर में। 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखूंगा 0.450 है ना, 1000 का भाग दे दिया 0.45 मीटर। आपको कितना निकालना है, 0.7 सेंटीमीटर को क्या कहा गया है, 0.45 किलोमीटर, 0.7 सेंटीमीटर को 0.7 से गुणा कर देंगे हम, तो 7 पंजे 35, 28 और 3 31, 3 छोड़कर पॉइंट, तो 0.315 किलोमीटर आएगा, 0.315 किलोमीटर आएगा। नोट कर लो, दिस इज कॉल्ड स्केलिंग, 0.315 किलोमीटर, ठीक है, और 315 मीटर ऐसा भी कह सकते। तो जैसी यूनिट होगी वैसे आंसर देना है। तो ये गजब की चीज आप सीखी है आपने। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा रेशो के बारे में जानना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है एक एक कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसा ही मजा आएगा। ठीक है, अब आप दुनिया में कहीं नोट्स उठा के देख लीजिए किसी भी का, आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी भाई। इसको नोट कर लो जो नोट करने वाले हैं, आगे हम चलने वाले हैं फिर। अगर मैं बोलता हूं A अनुपात B बराबर, अगर आपका 2:3 है और B अनुपात C बराबर आपका 3:5 है, तो A B C का रेशो निकालना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉमन कड़ी है वो B है, और B का रेशो अगर सेम है तो आप डायरेक्टली 2 3 5 लगा सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं। पहला टाइप, ये है टाइप 1 कि जहां पर आपके ये सब इक्वल हैं, मतलब आपका जो मिडिल है, ठीक है। हाँ, अगर मैं आगे बात करना चाहूं आपसे कि भैया A अनुपात B आपका 2:3 है और B अनुपात C आपका 4:5 है, तो अब आता है ये टाइप 2 कि यार इस तरह की चीजों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपको पता है अगर आप ABC का रेशो देने जा रहे हैं तो A B और C, तो आपको सबसे पहले इनको बराबर बनाना पड़ेगा। तो इसको बराबर बनाने के लिए 4 का गुणा किया जाता है, इसको बराबर बनाने के लिए 3 का गुणा किया जाता है, जिससे कि A बराबर 8, B बराबर 12 और C बराबर 15 आपके सामने दिख जाएगा। ठीक है, आइए, अगर कभी कभी ऐसा होता है, मान लो A अनुपात B 2:3 है, C अनुपात B आपका 4:5 है, तो क्या करोगे, तो भी आपको यही देखना है कि कॉमन कड़ी कौन सी है। तो कॉमन कड़ी जो होगी ना, उसको बराबर बनाने के लिए ऐसे यहाँ 5 का गुणा कर दिया और यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि B बराबर हो जाए, जिससे कि A B C का एक परफेक्ट रिलेशन निकल कर आए, 10 15 और 12। नोट करिए, अगला रेशो आपको दे दिया, मान लो A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 4:5 है, C अनुपात D आपका 5:6 है। तो यहां लॉजिक क्या निकल कर आता है मेरे दोस्तों, कि अगर आपको ABCD का रेशो निकालना है तो ABCD, पहले आप देखोगे सर B तो अलग अलग दे रखा है, तो यहां हम ये कह सकते हैं यार यहां 4 का गुणा कर दीजिए और यहां 3 का गुणा कर दीजिए। अब आप कहोगे सर C 15 है तो यहां पर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी C 5 है। ठीक है, तो A कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, B कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, C कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, D कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। लेकिन ये तब सब कुछ सही लगेगा जब आपको इस तरह का प्यारा प्यारा डेटा दिया हुआ होगा कि बराबर करके आप काम कर सकते हैं।
बट क्या ये सच में रिलायबल मेथड है? क्या ये लॉन्ग टर्म तक रिलायबल रह सकता है? या इसके अलावा भी कोई मेथड होते हैं? उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि जो कॉमन कड़ी है आप उसे बराबर बना सकते हैं। ठीक है सर, आपने मेरे साथ परसेंटेज पढ़ा है सबने, लगभग ऑलमोस्ट तो पढ़ा ही होगा। जो नए छात्र हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी ऐसे लिखा हुआ हो तो यहां से हम ए और सी का रिलेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट निकालने का जो तरीका आपको बताया था वो सक्सेसिव तरीका होता है। जैसे कि ए अनुपात बी को हम 2:3 लिख दिया करते थे। अब बी का को रिलेशन किससे है? सी से है, तो 7:6 लिख दिया करते थे। तो जब ऐसे जब रेशो लिख दिया करते थे तो यहां पर जो फाइनल रेशो आएगा वो ए अनुपात सी का होगा, ना कि बी का। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो कॉमन होता है वो बीच में रह जाता है। वो तो इनिशियल और फाइनल का ही रेशो आता था, याद करो आप। तो यहां से आप 2 से भी काट सकते थे 3 बार, तो 7:9। और ये ए है और ये सी है। तो कभी भी जिंदगी में एक बात याद रखना कि बहुत सारे रेशो दे रखे हो और इनिशियल और फाइनल का निकालना हो, बात दोबारा से सुन लीजिए, शुरुआत के और एंड का निकालना हो तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, आप चाहे लगाकर देख लो कि अगर आप इसको 7 से गुणा कर रहे हो, इसको आप 3 से गुणा कर रहे हो, तो ए और सी का रेशो मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं। तो देखो 14:18, 7:9 ही तो आ रहा है। आ ही रहा है ना 9? ये है बात। तो कहानी आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? तो आ तो वही रहा है आंसर। इसी प्रकार मैं आगे चलता हूं आपको लेकर, देखिए जैसे कि ए अनुपात बी है 2:3 है, बी अनुपात सी है 4:5 है, सी अनुपात डी है 6:9 है। और मैं आपसे पूछता हूं मुझे ए और डी का रेशो निकाल के बताओ। हाँ, जो चीजें हैं वो आपके सामने है, मैं आपसे पूछता हूं ए और सी का रेशो निकाल के बताओ। तो दोनों का रेशो कैसे निकालोगे आप? तो सर ए और डी का रेशो निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 2:3 लिखूंगा, 4:5 लिखूंगा और 6:9 लिखूंगा। और यहां इनको सॉल्व कर लूंगा कि 3 से काटा मैंने 2 बार और मेरे पास आया 8 दूनी 16:45। कैसा लग रहा है बताओ? तो ये ए और डी का रेशो हो गया। अब आप कहोगे अच्छा तो ए और सी का निकाल के बताना, तो मैं केवल 2:3 लिखूंगा और 4:5 लिखूंगा। तो ए और सी का रेशो मेरे पास आ जाएगा 8:15। क्या बात है यार, ये ए और सी का आ गया। और कल को मैं आपसे पूछ लूं मेरे को तो भैया बी और डी का निकाल के बताओ, तो मैं शुरुआत यहां से करूंगा 4:5 और 6:9 और मैं आपको कह दूंगा कि भैया 24:45 आ रहा है। या 3 से काट लो आप इसको, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 8:15 आ रहा है। और ये बी होगा और ये सी होगा, ये डी होगा, आप चाहे तो चेक कर लो। तो ये अलग चीजें हैं बिल्कुल, कि आपसे जिस चीज पर बात करें आप उतना निकालो ना। दिक्कत क्या आ रही है आपको? और आप फास्ट कर सकते हो ऐसे। अभी हम प्लॉट मेथड में प्रवेश ही नहीं करे हैं, हम वही मेथड अभी सीख रहे हैं जो हमें पहले से ही आते हैं, सक्सेसिव। और सक्सेसिव का सही यूटिलाइजेशन, कि भाई साहब अगर मान लो ये 5 रेशो दे दिए तो आप अगर ए और डी में ही रिलेशन निकलवा रहा है तो आप प्लॉट क्यों लगाओगे? आप बेवकूफ हो गया आप जो प्लॉट लगाओगे। आप लॉजिकल बात करो ना, कि लगाओगे क्यों प्लॉट आप, ये मेरे को बताओ। आप लगाओगे दिमाग कि यार मैं सक्सेसिव लगाता हूं और डायरेक्ट आंसर आएगा मेरा। इसी प्रकार ए और सी हमने निकाला, इसी प्रकार बी और डी हमने निकाला। आप चाहे तो चेक कर लो भाई, आप हर बार प्लॉट लगाने थोड़ी ना बैठोगे। आता तो होगा मुझे पता है, और आप आ भी जाएगा जब मैं सिखाऊंगा, लेकिन हर बार नहीं लगाना है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यहां एग्जामिनर जानता है कि यार समय उतना ही दिया है और अभी तो चलो आसान डेटा है, अगर टिपिकल डेटा दे दूं तो भी दिक्कत आ जाएगी ना आपको। तो ये फाइनल इनिशियल वाला रेशो निकालने का, बीच वाले में कोई बात नहीं कर रहे। बीच वाले में बात करेंगे तो प्लॉट लगाएंगे। हाँ ठीक है। चलिए अब मैं आगे चलता हूं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:7 है,
तो अब प्लॉट मेथड क्या कहता है, अब ध्यान से देखिए प्लॉट मेथड क्या कहता है। प्लॉट मेथड कहता है कि सब कुछ निकाल सकता हूं मैं, बस ध्यान से देखना होगा। तो ए अनुपात बी को लिख दिया पहले आपने 2:3, बी अनुपात सी को लिख दिया आपने 4:7, क्योंकि सी है ना ये। तो कहानी क्या कहती है बॉस, कि इसके बगल में जगह खाली, इसके बगल में जगह खाली, तो 3 के बगल में जगह खाली तो 3 आ गया, 4 के बगल में जगह खाली तो 4 आ गया। तो जिसके बगल में जगह खाली उस वाली संख्या को बैठा दो, उस वाली संख्या को, 3 के बगल में 3। तो यहां से जो प्लॉट मेथड आ रहा है वो आ रहा है 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 7 तिया 21। तो ये एक तीनों में हो गया ना। अब अगले में लगाएंगे प्लॉट मेथड, यार ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, और आराम से 2:3, 4:5 और 5:2। तो आप मुझे बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। चारों ही निकलवा रहा हूं तो निकलवाओ। दो अनुपात 3, 4:5 और 5:2। कहानी क्या है कि 3 के बगल में मैंने 3 रख दिया, 5 के बगल में रखा 5, 4 के बगल में रखा 4 और 5 के बगल में रखा 5। प्लॉट मेथड ही सिखाया है मैंने, लेकिन ये गलत है सरासर। क्योंकि आप लोगों ने एक गलती जो की है, वो क्या गलती की है कि आपने 4:5 तो लिख दिया और आपने डी अनुपात सी को सी अनुपात डी लिखना था 2:5। ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं और इसी वजह से आंसर भी मिस्टेक आ जाते हैं उनके। तो यहां कुछ नहीं करना, जैसे कि यहाँ 3 के बगल में जगह खाली तो 3 लिख दिया, 5 के बगल में जगह खाली 5, 4 के बगल में जगह खाली 4, 2 के बगल में जगह खाली 2। तो देखिए अब एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं यहां से कि कुछ कॉमन है तो काट लिया करो, है ना। चलिए, तो कॉमन है तो काट लिया करो। कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा मेरे को। तो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 25 तिया 75। ये आपके ABCD का रेशो आ जाएगा। कैसा लग रहा है प्लीज बताइए। और ये प्लॉट मेथड कहते हैं, जिसके बगल में जगह खाली उसमें वो बैठा दीजिए, जिसके बगल में जगह खाली उसमें वो बैठा दीजिए। सिंपल लॉजिक है। अगर आपके अभी पल्ले पड़ गई है बात तो बता दीजिए, अभी भी नहीं पड़ी है तो फिर अपने तरीके से मनवाएंगे आपको और अपने तरीके से पल्ले पड़वाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और करोगे क्या, बोलो। करो चलो। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। मैं आपको पेपर में आए हुए प्रश्न देता हूं, है ना। अपनी मोटी वाली किताब में सब है।
आपके ये आपके पेपर में आया हुआ है 2:3, 4:5 और 3:2। बताइए, ई वाला तक भी है, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। दो अनुपात 3 लिख दिया, 4:5 लिख दिया और 3:2 लिख दिया। जिसके बगल में जगह खाली, 3 खाली, 3 खाली, 5 खाली, 4 खाली, 3 खाली और 3 खाली। तो जो मैंने अलग से प्लेस किए वो मैं आपको समझा भी देता हूं। ये दोनों मैंने अलग से लिखा है, ये मैंने अलग से लिखा है, ये इसके साथ में अलग से लिखा है, ये भी अलग से लिखा है। ये जो है, जो उनके बगल में जगह खाली थी मैंने सेट कर दिया। बाकी अब आप देखिए कॉमन है, तो यहां देखो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है, देख रहे हो? सब लोग सामने देखो माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, सब लोग सामने देखो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए सब लोग सामने देखो। यहां कॉमन दिख रहा है आपको, क्योंकि ये सब गुणा में यहां आएगा और फिर आप काटोगे, तो पहले ही देख लो ना, ये 3 देखो कट गया सबसे। और कुछ सर 3 कट गया, हाँ बस, तो 4 दूनी 8 रह जाएगा, 4 तिया 12 रह जाएगा, 5 तिया 15 रह जाएगा और 5 दूनी 10 रह जाएगा। 8 12 15 10। अगर ये मेथड आ चुका है तो अगला प्रश्न आपके सामने ए बी सी डी ई वाला भी हम लेके चलते हैं। आप पहले नोट कर लो, ए बी सी डी ई वाला भी। नोट कर लिया होगा। तो ए अनुपात बी आपका कितना दे रखा है? 1:2 दे रखा है। बी अनुपात सी की अगर हम बात करें, ये आपको दे रखा है 3:4। और सी अनुपात डी की बात करें तो ये आपको दे रखा है 6:12, सॉरी 6:9। और डी अनुपात ई की जब बात करें तो ये दे रखा है आपको 12:16। आराम से लिखना भैया, ए बी सी डी ई का रेशो बताओ। एक अनुपात 2, 3:4 लिख दिया। 6:9 को आप लिख सकते हो तो लिख दो, बाकी वो बाद में कट भी जाएगा वैसे भी। और 12:16। कहानी बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन करना तो पड़ेगा, सीखना तो है ही। इसके बगल में अगर आप 2 लिख दे रहे हो, क्योंकि इसके बगल में 2 की जगह खाली है, भाई कचरा तो बगल वाला प्लॉट वाला ही डालेगा, कोई और डालेगा क्या बताओ? ये 3 आ गया, ये 6 आ गया और ये 12 आ गया। भाई अब देखो डेटा बड़ा दिखता है तो घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको देखना है कि कॉमन क्या है, और यही की यही हिसाब करिए ऊपर ही ऊपर। तो मैं सबसे पहले कहता हूं, देखो भैया 2 को उड़ा देता हूं लो, और 2 से काट दिया मैंने इसको 3 बार। अब 3 सब में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अब काटिए 3 से, तो मैंने 3 3 तोता 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। और भी 3 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। 3 खत्म, 3 खत्म, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3, ये भी खत्म। और बताओ 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ भी सॉरी यहाँ 24 है। यहाँ पर आपका अभी बच रहा है 4 वाला, यहाँ पर भी 4 से चला जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 खत्म, 4 खत्म, 4 खत्म।
तो 3, 6, 8, 12, 16 आंसर आ गया। 3, 6, 8, 12, 16। आप लोगों का भी यही आ रहा है क्या? सही आंसर है। तो अब जो बड़ा मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं, जैसे प्रियंका ने बड़ा मल्टीप्लाई किया है, तो प्रियंका करना ही नहीं था ना, बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना था, इसलिए बोलता हूं कि वहीं के वहीं काटना भी सीख रहे हो ना आप लोग। हाँ सर, 4 वाला आ सकता है क्या? हाँ, अरे मतलब आने को तो सब आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है। हाँ, अब अगले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पर वो हम बात करते हैं आपसे। और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन है आपका, जैसे कि ए अनुपात बी आपका 3:4 है, ए अनुपात बी आपका 3:4 है, और बी अनुपात सी आपका 6:5 है। तो आपसे पूछा गया कि सर ए अनुपात बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। हर टाइप का चीज मैं करा दूंगा आपको, है ना। ए अनुपात ए प्लस सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप नोट करते जाना क्वेश्चंस को, है ना, क्योंकि ये सब बनाए हुए क्वेश्चंस है मेरे, जो अभी उस पर ही चल रहे हैं ना, ध्यान रखना। ए अनुपात बी आपका 1/2 है, और ये आपका 3/8 है। बी अनुपात सी आपका ये 1/3 है, और ये 5/9 है। सी अनुपात डी आपका 5/6 है, और ये आपका 3/4 है। तो आप मुझे बताएंगे भैया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है भाई, बाद में दिमाग ना रहे। तो यहां हम ये देख सकते हैं सर, b को कॉमन बना दिया। अब b को कॉमन बनाने के लिए 3 का गुणा कर सकते हो यहां पर, और यहां पर 2 का गुणा कर सकते हो आप। तो भैया देखिए 3 3 9 आ रहा है, और a और c की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 और 10, 19 आ रही है। तो 9:19 आएगा। अब इस प्रश्न पर आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कभी भी प्रश्नों को ऐसे सॉल्व नहीं करा जाता है दोस्तों, सरल अनुपात बनाया जाता है हमेशा। मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था। तो ये जैसे मान लो 2 आ रहा है और नीचे 8 है, तो 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। यहां 9 है तो यहां 9 बनाया जाता है, जिससे कि एलसीएम लेने के बाद में आपको तकलीफ नहीं रहेगी। आप देखो ये 12 बना दोगे, तो यहां 2 से गुणा कर दोगे, और यहां पर मैं कर दूंगा 3 से गुणा। तो अब मेरे पास क्या कंडीशन आ रही है, जरा देखिएगा। यार ए अनुपात बी आपका आ रहा है कितना? 4:3। बी अनुपात सी आपका आ रहा है 3:5, और सी अनुपात डी आपका आ रहा है 10:9। ऐसे आ रहा है। यानी कि अब ये ऐसा प्रश्न ऐसे प्रश्न में बन गया, और ऐसे करने की बजाय आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि भैया 4:3, 3:5 और 10:9। यहां 3 आ गया, यहां 5 आ गया, यहां 3 आ गया, यहां 10 आ गया, यहां 10 आ गया। तो भैया देखिए कॉमन आ रहा है कुछ? 5 दूनी 10 और दूनी 10, ऐसे मजे आते हैं देखो सॉल्व करने में। 3 भी कॉमन है, 3 3 तोता 3, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 10 का 10 और 9, 8 6 10 9। दोस्तों मजा आ रहा है कोर्स पढ़ने में? हाउ यू फील? कैसा महसूस कर रहे हैं आप, बता सकते हैं? बहुत अच्छा चैप्टर है, मैंने कहा ना गजब का पढ़ने वाले हैं इसको हम। चलिए
एक क्वेश्चन और देता हूं इस पर, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं ना। हाँ, तो एक क्वेश्चन ये मैं आपके लिए बनाया है, ए अनुपात बी तो 2/9 है और अनुपात 1/3 है। बी अनुपात सी आपका दे रखा है मैंने 2/7 है और 5/14 है। और और डी अनुपात सी 7/10 है और 3/5 है। और मुझे नहीं पता, एबीसीडी का रेशो निकाल के बता दो आप। सर 9/22 आंसर होगा, अयान कह रहा है। अयान, ए और ए प्लस सी है, बी प्लस सी नहीं है ना। क्वेश्चन तो देख लिया कर भाई, कि दोबारा पलट कर ही नहीं देखता है क्या। तो यहां मैंने कहा ना कि डिनोमिनेटर को बराबर करो पहले, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब यहां 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 4/5 हो जाएगा। और यहां 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, दिखने में तो ये 7/6 लेकिन 6/7 हो जाएगा। ये समझदार समझ जाएंगे, उल्टा है वो, हाँ ध्यान रखना। तो प्लॉट मेथड कहता है बगल में जगह खाली, 5 के बगल में जगह खाली, 4 के बगल में जगह खाली और 6 के बगल में जगह खाली। जहां जगह खाली वहां पर बिस्तर डाली। आइए, कुछ कॉमन आली, 3 से जा रहा है, 3 3 3 3 दूनी 6, तो कॉमन लेना आना चाहिए आपको। पहला काम तो 8 दूनी 16, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। तो 16 24 30 35 आपका आंसर है। अंडरस्टैंड माय डियर। चलिए, ये तो है नॉर्मल रेशो बनाना, कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं रेशो को, कैसे हम रेशो को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम रेशो को ब्रिज के थ्रू जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई। हाँ, तो ये तो सिंपल एक तरीका था, जहां हमें एक रेशो दे रखा था, हम उसे रेशो को ब्रिज बनाकर पूरा कंबाइंड रेशो बना रहे थे। अब आगे बात आती है कैसी, कि कभी कभार ऐसा रिलेशन आपको दे दिया जाता है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c या 5c, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया a अनुपात b अनुपात c बताओगे। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी हमारी है कि हम ये कहते हैं कि जैसे अज्ञान मनुष्य और जो ना पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो इसको अगर मैं एबीसी का रेशो पूछूंगा तो वो 2:3:5 आंसर दे देगा और वह गलत कर जाएगा। भाई एबीसी का रेशो 2:3:, सर कैसे काट रहे हैं सर, कैसे काटते हैं राजकुमार, जो कॉमन है वो कट गया। अब जैसे 3 3 3 का पहाड़ा बोला, तो यहां से 3 3 है, तो यहां से 3 से काटूंगा तो कुछ कट रहा है, 6 कट रहा है 2 बार, ऐसे काटना है और क्या। भाई जो कटेगा वही तो काटोगे, है कि नहीं। चंदू नहीं हो तो अब तो मारी सटकली, समझ रहे हो। तो आपको ये समझना है सर, ऐसे नहीं होता है ना, ये गलत तरीका है। तो सही क्या है, क्योंकि सर अगर मल्टीपल में आ रहा है, ध्यान रखना इसका कॉफिशिएंट आ रहा है ना, तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बता रहा हूं। तो जब भी किसी भी कॉफिशिएंट आ जाए और बीच में इक्वल का साइन आ जाए, तो सबसे पहले तो उसको के बराबर मान लीजिए आप, मान लिया।
तो अगर आप ए की बात कर रहे हैं तो ए की बात हो जाएगा k/2, और अगर आप बी की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सर k/3, और अगर आप सी की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सर k/5। तो मैंने ए बी सी को ऐसे लिखा है। तो अगर ऐसे लिख दिया है तो ऐसे अगर इनका रेशो लिखोगे आप तो क्या मैं कह सकता हूं आपको बेसिकली k/2, k/3 और k/5 का ही रेशो निकालना है। और अगर आप एलसीएम ले लेते हो 30, तो 2 से भाग दोगे तो 15 बार, 3 से भाग दोगे तो 10 बार, और 5 से भाग दोगे तो 6 बार। तो 15, 10, 6 आपका अनुपात आ जाएगा। 15, 10, 6 आपका अनुपात आ जाएगा। तो कभी भी आप लाइफ में याद रखना कि ऐसे अगर कोफिशिएंट आ जाते हैं और इक्वल का चिन्ह है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले नोट कर लो। नोट कर लिया हो तो एक एग्जांपल आगे देता हूं मैं आपको, उस एग्जांपल पर बात करो मेरे साथ आप। एग्जांपल 5A, 6B और 2C। पूछता हूं मैं आपसे कि A अनुपात B अनुपात C कितना होगा, और डायरेक्ट तरीके पर ही बात करेंगे। अब फिर के नहीं मानेंगे, बस आपको समझाने के लिए समझाया है कि आप जो ये कोफिशिएंट उपस्थित है इस दिए गए कोफिशिएंट का एलसीएम ले लो। तो मैं देख रहा हूं 30 आ गया, तो 30 अगर एलसीएम आ गया तो 5 का भाग दोगे 6 बार, 6 का भाग दोगे 5 बार, और 2 का भाग दोगे 15 बार जा रहा है। ठीक है। मोहम्मद कह रहा है सर वैकेंसी कब आएगी। मोहम्मद जब आएगी तब तुम क्या कर लोगे मुझे बताओ, तब तुम तैयारी कैसे करोगे। जब आएगी तो तैयारी कैसे करोगे। आप आज के लिए, आज के दिन को कल के बारे में सोचकर आज कुछ नहीं कर पा रहे हो। अगर एक व्यक्ति ये सोचे कि भाई आज कमाकर आज घर का खर्चा निकालकर खुद को जीना है, या फिर ये सोचे कि घर पे बैठकर यार कल कैसे कमाऊंगा यार, तो ये तो बेवकूफी है ना मेरे भाई। आपको यही शिक्षा दी जा रही है मेरे द्वारा कि आप अपने आप को तैयार रखें। आप ये सोचे कि मैं पढ़ने आया हूं, आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि वैकेंसी कब आएगी। आपको उसकी क्या पड़ी है, आएगी तब आ जाएगी, नहीं आएगी तो दूसरा एग्जाम की आएगी वो फोड़ लेगा। लेकिन एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो जाएगा, क्या है, पढ़ाई का। क्या है वो क्राइटेरिया, पढ़ाई का। अब आप मेरे को बता कि अगर वैकेंसी आती है तो वहां ये तो नहीं होगा ना कि जो जिसने ज्यादा कमेंट करें पिछले साल और जिसने वैकेंसी का ज्यादा इंतजार करा है उसको पहले नौकरी दो, ऐसा होगा नहीं। नौकरी उसी को मिलेगी जो पढ़ रहा होगा। और जब मोहम्मद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उस दिन वैकेंसी आ गई और ये चैप्टर सामने चल रहा है आपका, और उस समय ऐसे समझ में नहीं आएगा कि यार कवर कैसे करूं। क्यों, क्योंकि जिस समय तेरे को कवर करना था उस समय तुम वैकेंसी के बारे में सोचता रहा, और जब वैकेंसी आई तो तू ये सोच रहा है कि यार रिजल्ट क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, अब यार मैं कितने करके आ सकता हूं यार। तो समय अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है। ये वो बच्चा समझ सकता है जिसको आगे वैकेंसीज का इंतजार है। हां, अगर आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो बेशक मारो, हम क्या कर सकते हैं इसमें भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप मारो। लेकिन एक सही और सच्चा और एक अच्छा टीचर आपको यही सलाह देगा कि भाई तुम्हें उसकी क्या पड़ी है वैकेंसीज की, आज अपने आप को ठीक कर लो, कल जो भी होगा भाई सबके साथ ही होगा। जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए भी आएगी वैकेंसी, और जो पढ़ रहा है उसके लिए भी आएगी। तो आज क्यों सोचना कल के बारे में, क्योंकि कल तो तुम्हें भी नहीं पता कि तुम वैकेंसी देने जा पाओगे नहीं जा पाओगे। बताओ, मेरे को पता है तो बता दो, नहीं पता तुम्हें, और मुझे ही नहीं पता कि कल मैं क्लास ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। लेकिन हम सब कुछ इच्छाओं पर जीते हैं कि यार आज अच्छा कर रहे हैं कल और करेंगे, बस। लेकिन आप प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर पाए ना तो तुम्हारा डिब्बा गोल हो जाएगा, आएगी तब भी, है कि नहीं भाई साहब, गलत कह रहा हूं तो बताओ। 7A, 4B और 9C, बताइए भैया ABC का रेशो क्या होगा। 6A,
5B 3C और 4D, बताइए ABCD का रेशो क्या होगा? तो गुरु जी, मैंने कहा भाई हाँ जी, अब कॉफिशिएंट है ये, अब एलसीएम ले लो, तो आई थिंक 60। 10 6 का भाग दोगे 10 बार, 5 का भाग दोगे 12 बार, 3 का भाग दोगे 20 बार और 4 का भाग दोगे 15 बार। 10 12 20 15। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल हम इसमें और घुसेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन आज के लिए जितना आपको पढ़ाया उतना ही आप दिमाग में रखें, ज्यादा ना सोचें। एक एग्जाम्पल आपको दे लेता हूं आती आती, देखता हूं कौन करके आता है कि 1a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5। तो ABC का रेशो क्या होगा, ये तो आप बता ही सकते हो। तो अगर आपका कुछ भी नहीं आ रहा, 1/2 1/3 1/5 आ रहा है, तो आप इसका रेशो भी आसानी से निकाल सकते हो के बराबर मान के। तो ए बराबर आपका 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 5 डायरेक्ट आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो भैया? सर सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। सिमिलरली एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये आपको होमवर्क में दे दूं 3/2a बराबर 1/2b बराबर 7/5c, तो आप मेरे को ABC का रेशो निकाल के कल कमेंट में दे देना आंसर। ये होमवर्क है आपका। चलिए अब मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, तब तक के लिए आपका टेक केयर है, आपका गुड नाइट है, गुड मॉर्निंग है। 11 बजे अपनी क्लास है। सर एक और क्वेश्चन रह गया सोल्व किए बिना, अच्छा ये वाला, तो ये भी आप होमवर्क में ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ रहा है सर? 7 4 9, और 7 का भाग देंगे तो 9 चौके 36, 4 का भाग देंगे 9 7 63 और 9 का भाग देंगे 28, तो 36 63 28। तो ये होमवर्क ये करके लाना है ना, फिर उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे इस पे कैसे कैसे खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। मजा आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप आगे स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करेंगे लोगों तक और कहेंगे कि यार एक मेहनत कर रहा है टीचर, करेंगे ऐसी ही मेहनत करेंगे लगातार। ऑल द बेस्ट।